So hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes today I am there with you with the PYQ session. Okay, 2023 के दोनों भी पेपर्स हम आज इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे फॉर योर OOP. आई नो आपका कल पेपर है तो अभी तक के लिए आई हैव गिवन यू टाइम फॉर रिवीजन. ठीक है, तो अभी तक के लिए मैंने कहीं पर भी इम्पोर्टेंट नहीं डाला था. तो नाउ यू विल गेट द PYQs एंड जो लोग हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के अंदर है उनको मैं इम्पोर्टेंट जो है वो उन्हें पता है मैं कैसे सेंड कर रही हूँ. डेली आपको शाम में जो है मिल जा रहे हैं ना सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स एंड मैं हर वक्त मुझे जो इम्पोर्टेंट मिल रहा है एंड आई एम गिविंग देम सीरियली, है ना. रात भी मैंने 1 बजे तक मैंने उनको शाम से मैं डाल ही रही थी जो भी मुझे इजी लग रहा था एंड सोल्यूशंस एंड दे वर इम्पोर्टेंट, तो वो सब मैं डाल ही रही थी. वैसे ही मैं OOP का भी डाल दूंगी आज. ठीक है, तो पहले आप इस PYQ सेशन को अटेंड करना एवरीवन. ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो इसके अंदर बेसिकली हम देखो ये वाला एक पेपर है आपका 2023 का पेपर है. ठीक है, अक्टूबर का. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. मेरे पास इसका सोल्यूशन मिला है मुझे एंड प्रिंटेड फॉर्मेट में है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो वो आई एम शेयरिंग विथ यू. ओके, तो चलिए सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट दिस एंड मैं आपको दिखा दूं आप क्या करोगे. यहाँ से पहले आप वन शॉट देख लेना. अब देखो आई नो कि टाइम बहुत कम है लेकिन यू हैव टू डू. ठीक है, देखो ये यूनिट 1 का है आपका, ये वाला यूनिट 1 का है एंड ये यूनिट 2 का कंप्लीट वन शॉट है. देखो ये अराउंड 3 आवर्स एंड ये अराउंड 3.5 आवर्स. ठीक है, तो आप 2x पे डाल के मुझे देख लो एंड आपकी दोनों भी वीडियोस अराउंड 3 आवर्स तक हो जाएंगी. ठीक है, यू हैव टू डू दिस बिकॉज अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है देन यू डेफिनेटली हैव टू डू दिस. ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एंड प्लीज थोड़ा सा फोकस करना. प्रोग्राम्स वगैरह है OOP के अंदर आपको प्रोग्राम्स ही आएंगे. ठीक है, FDS के जैसा नहीं है कि एल्गोरिदम या सूडो कोड आएंगे, आपको डायरेक्ट C++ कोड लिखने कहा जाएगा. तो प्लीज थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों भी पेपर्स में था लास्ट ईयर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे हम. अभी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं. उसके बाद देखो आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पूछा गया है. देखो बिल्कुल भी डीप में हमें नहीं जाना है क्योंकि हाँ हमें पता है कि पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर पूरा का पूरा यूनिट है हमें, है ना, आगे चल के OOP में. तो अभी बेसिक हमें पता है कि हमें बेसिक सब OOP कॉन्सेप्ट जो है वो पता होने चाहिए. बेसिकली इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, आपका ये पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, है ना, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए. ये सब अच्छे से आप देख लेना. आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन लेक्चर्स बट यहाँ पर मैं ओवरऑल आपको PYQs जो है वो बता रही हूँ. तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, हाउ डज इट रिलेट टू फंक्शन ओवरलोडिंग. ठीक है, ओवरलोडिंग जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ना, हमने देखा है फंक्शन ओवरलोडिंग, तो ये इससे कैसे रिलेट करता है उसका भी सोल्यूशन अभी देखने वाले हैं. देखो आपको एक प्रोग्राम तो होगा ही हर उसमें आप देखोगे. तो देखो क्वेश्चन आपका 1 और 2 में तो आपको एक प्रोग्राम है ही. ओके, तो जैसे कि इसमें एक प्रोग्राम होगा, इसमें होगा, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है. अब बाय चांस हो सकता है कि आपको ऑप्शन में आ जाए लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट क्योंकि आपको जो है एक आएगा ही एक, क्योंकि क्लास वगैरह सब डिफाइन करना इज इम्पोर्टेंट. तो आपको क्या बोला है, व्हाट अ क्लास स्टूडेंट विथ एट्रीब्यूट्स, राइट अ क्लास ऑफ स्टूडेंट विथ एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, रोल नंबर एंड मार्क, इंक्लूड मेंबर फंक्शंस टू सेट एंड डिस्प्ले दीज एट्रीब्यूट्स. तो ये बहुत ही बेसिक आपका कोड हो जाता है इसका. अगर आपको क्लास ऑब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज है, आपको फंक्शंस डिफाइन करने आते हैं, तो बेसिकली ये बहुत इजी जाएगा. उसके बाद देखो स्टेट डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन. ठीक है, तो देखो मैंने जो नोट्स में डाला हुआ है प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे बहुत मैंने सिस्टमैटिक एंड वो भी मैंने प्रिंटेड ही रखे हैं क्योंकि कोड्स वगैरह आपको हैंड रिटन इतने अच्छे से समझ में नहीं आते हैं जितने आप प्रिंटेड अच्छे से समझते हो. इसीलिए मैंने उसको खुद मैंने पूरा रात भर बैठ के आई हैव मेड इट प्रिंटेड एंड बहुत ज्यादा उसको ये किया है. इसलिए आप प्लीज जाके वहां वो रेफर करना, बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड एंड शॉर्ट मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, सब आइडिया आ जाएगा आपको एंड कंप्लीट कोड के साथ है वो. ओके, चलो अभी यहाँ पर जैसे मैंने बोला क्या है डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन देख लेंगे. चलो अब यहाँ पर क्या है C++ एक्सेस स्पेसिफायर्स, तो ये क्वेश्चन भी आता है. ओके, सो राइट डाउन देयर सिग्निफिकेंस. ओके, देन यहाँ पर क्या बोला है, आपको एक क्लास क्रिएट करनी है कैलकुलेटर विथ मेथड्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, फंक्शंस ये आपको क्रिएट करने हैं एंड देन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस. तो बेसिक क्वेश्चन है, फंक्शंस आपको आने चाहिए तो ये इजी जाएगा. देन आपको थर्ड क्वेश्चन
क्वेश्चन में बोला है, देखो, डिफाइन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड राइट अ प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग टू इंटीजर नंबर्स, टू फ्लोट नंबर्स एंड टू कैरेक्टर्स यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। तो अब हमें क्या करना है, फंक्शन ओवरलोडिंग यूज करना है, एंड देन वी हैव टू डू ऑल दिस। ओके, देन व्हाट वी हैव, what is the use of this pointer? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी दोनों पेपर्स में है। ओके, देन एक्सप्लेन पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। ओके, अब यहाँ पर देखो इनहेरिटेंस है, एंड यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स का पूरा सोल्यूशन लिख देते हैं। तो ये इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। ओके, एंड गिव एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस विद एग्जांपल। देन फंक्शन ओवरराइडिंग, देखो फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, इस पे ज्यादा फोकस नजर आ रहा है इसके अंदर। उसके बाद टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, फंक्शन पॉइंटर्स वगैरह है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? इसकी ट्रिक मैं आपको दे दूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ओओपी, और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि जो कि ओओपी फॉलो नहीं करता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो वैसी लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हमें सिर्फ यही लिखना है डिफरेंस के अंदर। अगर आपको डिफरेंस आए या एडवांटेजेस आए या कंपेयर करना है एनीथिंग, अगर आपको ओओपी और प्रोसीजरल को कंपेयर करना है तो बस आपको पता है कि ओओपी के कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, कोड रियूजेबिलिटी, डेटा हाइडिंग, ये सब चीजें। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओओपी के अंदर मिलते हैं, आपको कहीं पर भी प्रोसीजरल लैंग्वेज में ये नहीं मिलते। तो यही सब आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो देखो एनकैप्सुलेशन का आपको पता है क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, एंड जस्ट आपको बताना है कि कंपेयर करके प्रोसीजरल से कि ये ओओपी में होता है एंड ये प्रोसीजरल में नहीं होता है। तो आप खुद ही देखोगे कि आपके 5 से 6 पॉइंट्स तो ऐसे ही बन जाएंगे, एंड यही की डिफरेंस होती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम जल्दी से रीड कर लेते हैं। एनकैप्सुलेशन, देखो वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी इज एनकैप्सुलेशन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, देखो इस स्लाइड से आपका पूरे डेफिनेशंस भी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको डिफरेंस भी लिखना है या फिर आपको जो ये ओओपी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको रिवाइज करना है, तो ऑल ऑफ दीज आर हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर पेज, पे अटेंशन। तो एनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है, इट अलाउज डेटा टू बी हिडन एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। बेसिकली हम क्या करते हैं, मेथड्स को और फंक्शंस को क्या करते हैं, एक ही आपके डेटा मेंबर्स को और फंक्शंस को एक ही जगह आप एनकैप्सुलेट कर लेते हो, एक ही क्लास में एनकैप्सुलेट कर लेते हो। तो ये सिर्फ पॉसिबल है एनकैप्सुलेशन के अंदर। ठीक है, सो दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट एरर्स, इंप्रूव सिक्योरिटी एंड मेक्स कोड इजियर टू मेंटेन। एग्जांपल, सपोज you are building a program to manage user data and you want to ensure that the user's password is hidden from other parts of program. So using OOP, you can encapsulate the password data within a class and only allow authorized code to access it. ठीक है, या फिर आप बैंक का एग्जांपल दे सकते हो कि बैंक में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना होता है, हमें अगर उसी पर्टिकुलर यूजर को दिखाना है तो हम बैलेंस दिखा सकते हैं, है ना, लेकिन किसी को भी बैंक के ऑथराइज्ड पर्सन को भी हम पासवर्ड, अपना पिन जो है वो नहीं बता सकते, है ना। तो ये होता है एनकैप्सुलेशन का मतलब। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ओओपी अलाउज डेवलपर्स टू मॉडल कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इन सिंप्लीफाइड मैनर, मेकिंग इट इजियर to understand, modify and extend. Abstraction allows the code to be modularized, making it easy and reuse and test. Okay, so let's say you are building a game and you want to represent a player's attributes such as health and strength. Instead of writing separate code for each attribute, you can abstract them into a single class that represents the player's overall state. यानी कि हम सिंपल प्लेयर का एक क्लास बना सकते हैं, उसके अंदर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है हम उसको उसके अंदर लिख सकते हैं। दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमें पता है बेस क्लास होता है, डिराइव्ड क्लास होता है। तो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज हम इनहेरिट कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास के अंदर, है ना। तो इससे क्या होता है, आपकी रीयूजेबिलिटी बढ़ती है कोड की। तो वो होता है इनहेरिटेंस के अंदर आप लिख सकते हो ओओपी क्लासेस कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अदर क्लासेस, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कोड दैट नीड्स टू बी रिटन। सो दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द कोड डुप्लीकेशन एंड इंप्रूव द कोड रीडेबिलिटी। ठीक है, तो आप एग्जांपल बहुत इजीली, आपको पता है इनहेरिटेंस के ऊपर हमने पूरा का पूरा 1.5 घंटा दिया है इनहेरिटेंस पे, राइट। चलो, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ओओपी अलाउ पॉलीमॉर्फिज्म व्हिच मींस दैट द ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली आपने एक फंक्शन का नाम दिया है शो, है ना, एंड आपने वही उसको वापस से दूसरी क्लास में डिफाइन कर दिया शो, है ना। तो मतलब क्या कर रहे हैं हम, एक ही फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, मेनी फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग। ओके,
कोड रियूजेबिलिटी, ओओपी प्रमोट्स कोड रियूजेबिलिटी बाय अलाउइंग डेवलपर्स टू क्रिएट क्लासेस। ये तो बेसिक एग्जांपल है। आप एक क्लास क्रिएट करो, लेट्स से आपने स्टूडेंट क्लास क्रिएट करी है, आपने उसके अंदर नेम और रोल नंबर दिया हुआ है, तो आप वो पूरे की पूरी स्ट्रेंथ ऑफ योर क्लास के लिए सेम क्लास के को यूज करके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, है ना। पूरी क्लास के आप रोल नंबर्स, नेम्स को एक जगह रख सकते हो बाय जस्ट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो इससे क्या होता है, कोड रियूजेबिलिटी बढ़ती है। तो गाइस दिस वाज द बेसिक थिंग व्हिच यू कैन राइट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन चलो, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पर हमारा सब क्लियर हो जाएगा। हाउ डज इट रिलेट टू फंक्शन ओवरलोडिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन ओओपी that allows objects of different classes to be treated uniformly. It enables flexibility, extensibility in software design. बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म्स, ठीक है। ये तो पहली लाइन हमें लिखनी है। इट अलाउज यू टू यूज अ सिंगल इंटरफेस, यानी कि मेथड और फंक्शन, टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन को, एक या मतलब कोई भी मेथड को हम सेम नाम दे रहे हैं, है ना। तो अलग अलग चीजों को, यानी कि अलग अलग आप टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंगल इंटरफेस का यूज कर सकते हो। ओओपी के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड थ्रू मेथड ओवरराइडिंग। दो देखो होते हैं, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, इट इज इनहेरिटेड मेथड्स विद डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस, और मेथड ओवरलोडिंग में होता है मल्टीपल मेथड्स विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। यानी कि सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स अगर हुआ तो वो मेथड ओवरलोडिंग कहलाया जाता है। एंड मेथड ओवरराइडिंग में इनहेरिटेड मेथड्स विद डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस, यानी कि आपका मेथड का नाम तो सेम है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन ही हमने अलग कर दिया है कुछ, है ना। तो वो होता है मेथड ओवरराइडिंग के अंदर। देन द की आइडिया इज दैट यू कैन कॉल द सेम मेथड इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड द बिहेवियर विल वेरी बेस्ड ऑन द एक्चुअल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पर क्या है, इसको हमने क्लास एक डिक्लेयर की है मैथ ऑपरेशंस, वेट ओके, मेथड ओवरलोडिंग इसके बाद किया है हमने फंक्शन ओवरलोडिंग, एंड नाउ वी आर डूइंग पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है, हमने क्लास बेसिकली क्रिएट करी है। हमेशा मेक श्योर ओपी का आप आंसर लिख रहे हो तो हमेशा आपको क्लास को क्रिएट करना है, ठीक है, एंड देन ही उसको मेन फंक्शन में यूज करना है। मे बी यू आर राइटिंग एन एडिशन प्रोग्राम, यू हैव टू यूज क्लास, क्योंकि आप ओपी के कॉन्सेप्ट्स को यूज करने वाले हो वहां पे। तो मैथ ऑपरेशंस ये क्लास है, पब्लिक में हमने लिखा है इंट एड, ओके, हमने ये क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया जिसमें हमारे ए और बी क्या है, हमारे इंटीजर्स, एंड देन रिटर्न कर रहे हैं हम बेसिकली a प्लस बी। एंड यहाँ पर हमने क्या किया, फ्लोट ऐड लिया, यानी कि सेम आपका फंक्शन है, सेम आपका फंक्शन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, आपके डेटा टाइप की इधर इंट है और इधर फ्लोट है, लेकिन हमारा फंक्शन का नाम तो सेम है ना, ऐड फंक्शन का नाम तो सेम है। तो देखो ये हमने एक क्लास बनाई, उसके बाद हम मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हमने बेसिकली इस क्लास को कॉल किया एंड यहाँ पर उसका बना लिया ऑब्जेक्ट। अब हम उसका एग्जाम्पल में देखो यूज कैसे कर रहे हैं, हमने इंट रिजल्ट जो है ना यहाँ पर क्रिएट किया। बेसिकली इंट रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो एंड यहाँ पर आपने क्या किया, ऊपर जो आपने यहाँ पर मैथ ऑपरेशंस के लिए जो ऑब्जेक्ट बनाया था मैथ, है ना, उसमें से मैथ डॉट करके आप कॉल कर रहे हो किसको, ऐड को, है ना, उसके अंदर आपने दो वैल्यूज दे दी। अब जैसे कि ये रिजल्ट हमारा इंटीजर रिजल्ट है एंड यहाँ पर हमने जो वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं पैरामीटर्स, वो भी हमारे इंटीजर हैं। तो बेसिकली इंटरनली समझ जाएंगे कि हमें कौन सा कॉल करना है, हमें ये वाले फंक्शन को कॉल करना है बेसिकली। उसके बाद देखो यहाँ पर हमने रिजल्ट को क्या वैल्यू दी है, फ्लोट, हमने डेटा टाइप बोला है एंड यहाँ पर भी देखो तो हमने पैरामीटर्स में फ्लोट वैल्यू दी है। तो ये बेसिकली समझ जाएगा कि हम ये वाले ऐड फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होता है एंड आप सी आउट करवा के भी देख सकते हो रिजल्ट को और फ्लोट रिजल्ट को, ठीक है। तो ये बेसिकली ये नाम रखा हुआ है इंट रिजल्ट और फ्लोट रिजल्ट, बेसिकली डेटा टाइप्स इंट और फ्लोट यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा। एंड आप पॉलीमॉर्फिज्म इसको एग्जाम्पल आप दिमाग में रख लो, क्योंकि आई नो कि टाइम कम होता है एंड वी डोंट हैव टाइम टू रिमेंबर एंड टू मेक कोड देयर इटसेल्फ, ठीक है। तो आप इसको दिमाग में रख लो कि हाँ मुझे ऐसा एक कोड बना देना है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। मे बी आप ऐड यूज कर सकते हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू शो द फंक्शन नेम सेम।
ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इसको लिखना इज इंपॉर्टेंट, फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वेयर अ क्लास डिफाइंस मल्टीपल मेथड्स विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स लिस्ट, ठीक है। व्हेन यू इन्वोक एन ओवरलोडेड फंक्शन द अप्रोप्रिएट वर्जन इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द नंबर और टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइडेड। एग्जांपल, यहाँ पर जो क्लास मैथ ऑपरेशंस हमने देखी विद एन ओवरलोडेड मेथड ऐड, है ना, इसमें हमने क्या किया, हमने एक ही क्लास के अंदर हमने दोनों भी मेथड्स जो है ना ऐसे बनाए कि उनका दोनों का नाम जो है वो हमने सेम रखा, इसीलिए ये किसका एग्जांपल हो गया? ओवरलोडेड मेथड का एग्जांपल हो गया। अब इनके बीच में रिलेशन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म और फंक्शन ओवरलोडिंग की। देखो, आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गिव रिलेशन बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, सो यू कैन जस्ट मेंशन दीज स्टेप्स। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? इट इज वन वे टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म खुद में एक अलग चीज है, राइट, यानी कि उसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हाँ, हम सेम ही नेम दे रहे हैं, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग उसका एक मतलब आप कह सकते हो इट इज वन वे टू अचीव polymorphism by having multiple methods with the same name but different signatures you allow flexibility in method calls, ठीक है। when you call add on an instance of math operations the appropriate version of add is chosen based on the argument type, है ना, arguments जिस हिसाब से दिए हमने, पैरामीटर्स जिस हिसाब से दिए हैं उस हिसाब से उसने इंटरनली समझ लिया कि इंट वाला पूछा है या फ्लोट वाला पूछा है। Polymorphisms extend beyond function overloading to include method overriding, whereas subclasses provide their own implementation of inherited methods, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। नाउ देखो, आपका पास फर्स्ट सी में क्वेश्चन क्या है यार, ये तो बहुत सिंपल कोड है। क्लास हमने डिफाइन करनी है स्टूडेंट विद एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स, इंक्लूड मेंबर फंक्शंस टू सेट एंड डिस्प्ले। तो बेसिकली आप हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूज कर सकते हो। क्लास आपने बनाई स्टूडेंट के लिए, तो आपने प्राइवेट रख सकते हो, पब्लिक रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। आपने नेम और रोल नंबर यहाँ पर रखे और चाहो तो आप मार्क्स भी ले लो, लेकिन हमें बोला है क्या मार्क्स? हाँ, बोला है, ओके। अब पब्लिक के अंदर आपने क्या दिया? हमने कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया। इतना सब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। हम बेसिकली कैसे लिखते हैं? हम बेसिकली आप सिंपल कंस्ट्रक्टर कॉल करो आप, है ना, एंड स्ट्रिंग नेम जैसे कि यहाँ पर ओके, यहाँ पर क्या किया है, इंट आपने अंदर मतलब हमने अलग यहाँ पर बनाए हुए हैं, लाइक स्ट्रिंग बनाया हुआ है स्टूडेंट नेम, है ना, उस स्टूडेंट नेम के अंदर हमने क्या किया, उस स्टूडेंट नेम की वैल्यू को यहाँ पर नेम के अंदर ऐड करवा दिया। फिर यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर है जिसके अंदर हमने जिसकी वैल्यू हमने रोल नंबर के असाइन करवा दी। फिर यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स है जिसकी वैल्यू को हमने मार्क्स में असाइन करवा दिया। आप चाहो तो ऐसा कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे? सेटर मेथड्स को यूज करेंगे, यानी कि सेट नेम, ठीक है। सेट नेम करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? देखो, ये कॉन्स्ट एसटीडी आप यूज नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आप ऊपर लिखोगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, आप इसको यूज नहीं करोगे, आप लिखोगे बेसिकली यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद आप क्या करोगे? ये जो आपने स्ट्रिंग @ आपने स्टूडेंट नेम यहाँ पर निकाला है, तो हम उसको क्या बना रहे हैं? एक न्यू नेम बना रहे हैं। यहाँ पर न्यू नेम के अंदर हमने नेम को ऐड कर दिया। बेसिकली आई थिंक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, इतना इजी आप कर सकते हो ना इसको। आप सिंपली क्या करो, अब देखो, आप सिंपली आपने क्लास बनाई है स्टूडेंट्स, है ना, आप एट्रीब्यूट्स दोगे, यानी कि बेसिकली यहाँ पर आप दे सकते हो नेम, रोल नंबर और मार्क्स को, एंड सिंपली मेंबर फंक्शंस में सेट और डिस्प्ले कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर न्यू नेम करके हमने उसको नेम में असाइन किया, न्यू रोल नंबर करके हमने न्यू रोल नंबर के अंदर असाइन किया, न्यू मार्क्स को हमने लिख के न्यू मार्क्स के अंदर असाइन कर दिया। एंड बेसिकली हम डिस्प्ले में क्या करवा रहे हैं? नेम, रोल नंबर और मार्क्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं। एंड मेन फंक्शन में हम बेसिकली क्लास को क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट की, बेस हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमने क्रिएट किया। एंड उसके बाद हम जो डिस्प्ले इन्फो है उसको हम कॉल कर लेंगे। यहाँ पर जो ये डिस्प्ले इन्फो हमने फंक्शन बनाया उसको, है ना, उसके बाद हम अपडेट करेंगे एट्रीब्यूट्स को, यानी कि सेट नेम, लेट से हमने सेट कर दिया नेम बॉब एंड उसके मार्क्स सेट कर दिए ये। तो अगर अब हम वापस से अब डिस्प्ले इन्फो को कॉल करेंगे तो अब जो ऊपर हमने ये लिखा हुआ था, यानी कि पहले जो ऑब्जेक्ट में असाइन किया था वो अब दूसरा हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है, ये आई विल गिव वेरी इजी कोड फॉर दिस, ठीक है। तो मैं नोट्स चैनल पर इसको डाल दूंगी, मैं इसका इजीएस्ट कोड में लिख के खुद से मैं भेज दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन हाँ, आपको एग्जाम के लिए आई विल गिव यू वेरी शॉर्ट, ओके। तो आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म के लिंक है, यू कैन फिल दैट। कंप्यूटर इंजीनियरिंग AIDS स्टूडेंट्स के लिए है, तो इफ यू वांट यू कैन टेक दैट।
चलो एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन का डिफरेंस हम देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या करेंगे, इट इज द प्रोसेस और मेथड ऑफ गेनिंग इंफॉर्मेशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इट इज द प्रोसेस और मेथड ऑफ गेनिंग इंफॉर्मेशन, और एनकैप्सुलेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस और मेथड टू कंटेन द इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें हम गेन कर रहे हैं, इसके अंदर हम कंटेन कर रहे हैं। बेसिकली आपको जो पता है ना एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन के बारे में वो आप लिख देना फर्स्ट लाइन में। इन एब्स्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड एट अ डिजाइन और इंटरफेस लेवल, और एनकैप्सुलेशन में प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड एट एन इम्प्लीमेंटेशन लेवल। समझ में आया? एब्स्ट्रैक्शन इज द मेथड ऑफ हाइडिंग एन अनवांटेड इंफॉर्मेशन, या फिर हाइडिंग डेटा हाइडिंग यहाँ पर हमारा होता है। एनकैप्सुलेशन के अंदर कुछ नहीं, जस्ट हम डेटा हाइड करने के लिए, या फिर हम सिंपल बता सकते हैं कि डेटा मेंबर्स को और मेथड्स को एक क्लास के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एक क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट कर रहे होते हैं। वी कैन इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस। तो ये इजी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस का यूज करते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए। एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज करते हैं। In abstraction implementation, complexities are hidden using abstract classes and interfaces। ठीक है, इनके वजह से ही वो हाइड रहती हैं। एंड यहाँ पर किसके वजह से हाइड रहती हैं, तो हम जैसे कि मेथड्स यूज करते हैं, गेटर सेटर्स मेथड यूज करते हैं, या फिर प्राइवेट प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डेटा हाइड हो सकता है। The objects that help to perform abstraction are encapsulated, and where the objects that result in encapsulation needs to be abstracted। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये टिपिकल लगता होगा क्योंकि एंड मौके पे अगर आप पढ़ रहे हो तो ये थोड़ा सा हार्ड जाएगा, लेकिन ठीक है, आपको जितना इजी लगता हो उस हिसाब से आप करो। ओके, अब क्वेश्चन 2B आपका है, व्हाट आर C++ एक्सेस स्पेसिफायर्स, राइट डाउन देयर सिग्निफिकेंस। तो बहुत सिंपल है, एक्सेस स्पेसिफायर्स को प्लीज 100% करके जाना, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये आते जरूर है। बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या है, ये कीवर्ड्स हैं दैट डिटरमाइन द विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एक्सेस class members. So they play a crucial role in encapsulation, which is the principle of hiding implementation details and exposing only necessary interface। बेसिकली आपको पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को ऐसे दिखाना है, एंड आप थोड़ा सा कोड करके यहाँ बहुत सिंपली दिखा सकते हो। देखो, आपको पता है मेंबर जो पब्लिक होते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं आपके इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ क्लास, है ना। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो, एक क्लास क्रिएट करके एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिखा के, एंड उसमें आप कोई भी पब्लिक एट्रीब्यूट या आप कोई भी इंट एक्स यहाँ पर लिख के दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पे पब्लिक हो गया। प्राइवेट के अंदर आप क्या कहते हो, इट इज कैन नॉट बी एक्सेस्ड और व्यूड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास, है ना, ये हिडन होता है एक्सटर्नल कोड से। तो बेसिकली प्राइवेट के लिए आप ऐसे लिख के दिखा सकते हो। प्रोटेक्टेड क्या है, इट इज सिमिलर टू प्राइवेट, दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास बट दे कैन बी एक्सेस्ड इन इनहेरिटेड क्लास। ये आउटसाइड ऑफ क्लास नहीं जा सकते, लेकिन हाँ इनहेरिटेंस अगर हो रहा है तो वहां पर ये एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, अगर इनहेरिटेंस का नाम आ गया तो बेसिकली दो क्लासेस हमारी आ जाएंगी, एंड यहाँ पर अगर प्रोटेक्टेड इंट जेड हमने क्रिएट किया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पब्लिक अगर बेस कर देंगे यहाँ पे तो एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो दैट वाज सिग्निफिकेंस। देख लो, एनकैप्सुलेशन एक्सेस स्पेसिफायर्स अलाउ यू टू कंट्रोल द विजिबिलिटी। ऑफ कोर्स हमें उसको पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, जैसे रखना है हम उसको रख सकते हैं, है ना। बाय कीपिंग द डेटा प्राइवेट यू प्रिवेंट एक्सीडेंटल मिसयूज एंड इंश्योर प्रॉपर डेटा हैंडलिंग। सिक्योरिटी के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। गुड प्रैक्टिस, डिक्लेयरिंग एट्रीब्यूट्स एज प्राइवेट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कोड एरर्स एंड प्रमोट्स बेटर सॉफ्टवेयर डिजाइन। ठीक है, इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन में एक्सेस स्पेसिफायर सेपरेट द इंटरफेस व्हाट यूजर्स सी फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आ गया, तो ये दो चार आप सिग्निफिकेंस ऐसे लिख सकते हो। अब देखो, ये देखो क्लास आपको क्रिएट करनी है कैलकुलेटर की, मेथड्स फॉर एडिशन, subtraction, multiplication, division। okay, create a object to perform arithmetic operation। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है, आपको फंक्शन बनाने हैं, राइट। तो फंक्शन, हाँ, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक क्लास लोगे कैलकुलेटर। बेसिकली यहाँ पर हम मेथड्स बना रहे हैं, ठीक है, मेथड्स बना रहे हैं। तो डबल आप बना सकते हो फॉर ऐड, एंड यहाँ पर आपने ले लिया। बेसिकली आप इंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेट मत करो। सब्ट्रैक्शन के लिए a-b हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए एस्टरिस्क b आपको दिखाना है। अब डिवीजन के लिए थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हो कि आपका अगर b जो है, यानी कि दूसरा जो आपका नंबर है वो अगर 0 के इक्वल नहीं है तभी आप एडिशन परफॉर्म करोगे। अगर 0 के इक्वल है तो आप यहाँ पर लिखवा दोगे कि डिवीजन बाय 0 कैन गिव यू इनफाइनाइट और एरर यू कैन से। ठीक है,
और मेन फंक्शन में आके आप अपने कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे एंड यहाँ पर आप दोनों भी वैल्यूज दे दोगे जो भी नंबर्स आप लेने वाले हो एंड अपने फंक्शंस को कॉल कर लोगे बेसिकली। तो बहुत ज्यादा सिंपल कोड था, बहुत ज्यादा सिंपल था, तो बेसिकली यू कैन गो फॉर दिस। एंड देन देखो डिफाइन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड राइट अ प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग टू इंटीजर नंबर्स, टू फ्लोट नंबर्स एंड टू कैरेक्टर्स यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग क्या करता है, इट अलाउज यू टू डिफाइन मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे हमें स्वैप करना है इंटीजर्स को, हमें स्वैप करना है फ्लोट को और हमें स्वैप करना है कैरेक्टर्स को। तो अगर हमें इंटीजर्स को स्वैप करना है तो बेसिकली वॉइड स्वैप हम एक फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पर और इंटीजर दे रहे हैं यहाँ पर। और ये याद रखो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर हम इनका एड्रेस दे रहे हैं, समझ में आ गया, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, यानी कि ये हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं। कॉल बाय रेफरेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे जाके उन वैल्यूज के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं। अगर मुझे इनको सिर्फ डिस्प्ले करवाना होता, इनपुट लेना होता, तो मैं यहाँ पर उसको रेफरेंस कॉल बाय रेफरेंस नहीं करती, मैं बेसिक कॉल बाय वैल्यू का यहाँ पर यूज करती। ठीक है, तो इतना तो सबको क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक टेम्प वेरिएबल को मैंने क्रिएट किया है, उसके अंदर ए की वैल्यू हमने डाल दी, अब फिर बी की वैल्यू जो है वो ए के अंदर डाल दी और वापस से जो हमारा टेम्प था उसकी वैल्यू हमने बी में डाल दी, बेसिक स्वैपिंग यहाँ पे कर दी, सिंपल। अब इसी फंक्शन को उठा के हमने यहाँ लिख दिया, जस्ट यहाँ पर इंट के जगह हमने फ्लोट कर दिया एंड यहाँ पर फ्लोट कर दिया। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पर कैरेक्टर कर दिया है ना, सिंपल। अब हमने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर आके इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर ये ऐसे हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे और स्वैप कर रहे हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पर इंटीजर्स को स्वैप कर रहे हैं, तो स्वैप हमने मेथड को क्या कर लिया, कॉल कर लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सी आउट करवा रहे हैं बेसिकली int 1 और int 2 को। वैसे ही हमने क्या किया, हमने फ्लोटिंग नंबर्स को यहाँ पर स्वैप करवा के दिखा दिया एंड कैरेक्टर्स को स्वैप करवा के दिखा दिया। ठीक है ना, सिंपल था। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पॉइंटर, तो ये क्वेश्चन दोनों भी PYQs में है 2023 के। So let's see this. This pointer in C++ is a special pointer that represents the address of current object inside a member function. It serves several purposes. देखो अगर हमने सेम जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म में हम कर रहे थे, है ना, तो सेम अगर हमने लिया है उस वेरिएबल का नाम या मेथड का नाम, तो अगर हमें उसको क्या करना है, उसको ही पॉइंट करवा के दिखाना है, राइट। तो अगर वो पॉइंट करवाना है हमें एंड उसी पर्टिकुलर एक्चुअल उसी वेरिएबल को हमें पॉइंट करवाना है, सो एट दैट टाइम हम दिस पॉइंटर का यूज करते हैं ताकि कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज ना हो जाए एंड एरर ना मिले हमें, है ना। तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। हम इसका यूज देख सकते हो, हम ऑब्जेक्ट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए करते हैं, एम्बिग्यूटी को हम अवॉइड करने के लिए करते हैं और पासिंग द करंट ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, है ना। सो करंट ऑब्जेक्ट जो है उसी को पास करने के लिए हम बेसिकली दिस वेरिएबल का यूज करते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको बहुत ज्यादा अच्छे से बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जाम्पल से, गाइस मेरे वन शॉट के अंदर बहुत ज्यादा इजीली मैंने सारे के सारे, आप बताओ तो सारे के सारे मैंने कोड्स जो है इतने सिंपल बेसिक कोड्स लिए हैं कि उससे ज्यादा इजी कोई और कोड्स आपको कहीं भी नहीं मिल सकते, कहीं पर भी। तो प्लीज फर्स्ट, इफ यहाँ पर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, गो देयर एंड सी, ओके। चलो, बेसिक एक क्लास हमने क्रिएट करी है इंट वैल्यू एंड यहाँ पर हमने उसका क्या किया, कंस्ट्रक्टर बना दिया एंड बेसिकली एक मेथड बनाया जिसके अंदर हम वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। अब इस वैल्यू से हमें डील करना है ना, जो यहाँ पर वैल्यू है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दिस का यूज करेंगे जो कि करंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रेफरेंस कर रहा है, समझ में आ गया। एंड सिंपली वैसे ही हम यहाँ पर दूसरा भी फंक्शन बना के उसके लिए इसको ऐसे कर सकते हैं एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसके लिए आप बेसिक कोड मेरे देख लेना। अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको रिवाइज कराने के लिए आई हूँ, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो एक्सप्लेन अगर आपको करवाना है तो प्लीज गो एंड सी इन द वन शॉट, दोनों भी वन शॉट्स अवेलेबल है आपके लिए। सो चलो, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। तो गाइज ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सेस स्पेसिफायर्स को क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं एंड दे गेट 0 मार्क्स। वाई? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करना है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो सिंपल, आपको दो क्लासेस दिखानी है क्योंकि हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। तो हमारी एक हो गई बेस क्लास और एक हो गई हमारी डिराइव्ड क्लास। तो बेसिकली पब्लिक हमने उसके अंदर इंट एक्स बनाया और पब्लिक डिराइव्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखो हम जब उसको कॉल कर रहे हैं हमारी बेस क्लास को, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, पब्लिक यूज किया। अब जैसे कि यहाँ पर x ये पब्लिक है तो यहाँ पर x पब्लिक ही आ जाएगा, है ना। तो ये पब्लिक है इसीलिए इसको बोलेंगे पब्लिक इनहेरिटेंस। अब वैसे देखो अगर प्रोटेक्टेड है तो देखो यहाँ पर सपोज यहाँ पे एक प्राइवेट बनाया हमने एक मेंबर और एक प्रोटेक्टेड मेंबर बनाया, तो हमने क्या किया, उसको अगर डिराइव्ड किया तो प्रोटेक्टेड हमने यहाँ पर लिखा, है ना, पब्लिक की जगह हमने यहाँ पर प्रोटेक्टेड एंड फिर उसको इनहेरिट करवाया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड ही यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इनहेरिट हो रहा होगा। प्राइवेट के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर प्राइवेट को यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पब्लिक है ना, तो इसको क्या कर देगा, ये इसको प्राइवेट बना देगा इसके अंदर। समझ में आ गया ना। वैसे एग्जांपल हमें इस क्वेश्चन में पूछा था प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का, तो हम ये एग्जांपल ले सकते हैं इस कोड का। लाइक ग्रैंड पेरेंट एक क्लास है आपकी एंड वॉइड के अंदर यानी एक फंक्शन हमने बनाया है ग्रैंड पेरेंट मेथड बेसिकली, एंड उसके अंदर सिंपल हमने सी आउट करवाया कि ये मेथड जो है वो ग्रैंड पेरेंट क्लास का है। एंड अब हमने उसके लिए इनहेरिट करवाई एक क्लास, ठीक है, चाइल्ड क्लास, एंड उसके अंदर प्रोटेक्टेड जो है ग्रैंड पेरेंट हमने उसको डिक्लेयर किया प्रोटेक्टेड। तो अब ये जो है ये वाला जो मेथड है यहाँ पर जो भी होगा उसके अंदर उस क्लास के अंदर वो सब क्या हो गया, प्रोटेक्टेडली इनहेरिट हो गया। इसका मतलब इसके अंदर वो प्रोटेक्टेड हो गया। अगर हम इस क्लास को अब यहाँ पर कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड तो बाहर एरर दिखाएंगे क्योंकि वो एक्सेस ही नहीं हो सकते। सो दैट वाज अ वेरी बेसिक एग्जांपल, आई लाइक दैट, आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। अब फंक्शन ओवरराइडिंग इन C++। ओवरराइडिंग का मतलब कुछ भी नहीं, सेम टू सेम आप फंक्शन को यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम आपने फंक्शन को यहाँ पर बना दिया एंड यहाँ पर भी सेम आपने फंक्शन को यहाँ बना दिया, ठीक है। यानी कि इधर भी सेम फंक्शन के अंदर, लेकिन सी आउट हम करवा रहे हैं बेस फंक्शन एंड यहाँ पर सी आउट करवा रहे हैं हम डिराइव्ड क्लास, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपली आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो अगर आपने सिंपली डिराइव्ड को करवाया है तो आपको क्या मिल जाएगा, डिराइव्ड फंक्शन मिलेगा, यानी कि ऊपर वाले फंक्शन के अंदर भी आपका डिराइव्ड जो है वो यहाँ पर ओवरराइड हो गया, तो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसके लिए आपको मैंने बेसिक ये इमेज दे दिए है ना, इसको आप अच्छे से मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, एग्जाम से एक दिन मतलब 1-2 मिनट पहले भी आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास एक डिराइव्ड क्लास होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर 2 बेस क्लासेस जो है वो एक डिराइव्ड क्लास में आ रही होती हैं। हायरार्चिकल के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही बेस क्लास होती है और बहुत सारी डिराइव्ड क्लासेस होती हैं, ठीक है। और मल्टी लेवल के अंदर क्या होता है, बेस क्लास फिर डिराइव्ड 1 में जाती है और वो डिराइव्ड 1 फिर डिराइव्ड 2 के अंदर जा रही होती है। एंड हाइब्रिड के अंदर सारी के सारी इनहेरिटेंस जितनी भी हैं, सिंगल मल्टीपल मल्टी लेवल, इन सब का कॉम्बिनेशन हो रहा होता है। तो प्लीज इसको आप अच्छे से याद रखना, हमने सबके कोड्स करे हैं, इफ यू रिमेंबर हमने सबके कोड्स करे हुए इनहेरिटेंस के वन शॉट के अंदर, तो यू कैन शो दैट। एंड आपको सिंटैक्स भी लिखना है, तो बेसिक आप यहाँ पर ये सिंटैक्स दिखा सकते हो फॉर सिंगल। आपको अगर मल्टीपल दिखाना है तो एक डिराइव्ड में आपकी दोनों भी बेस क्लासेस आ जाती हैं। हायरार्चिकल में क्या होता है, एक बेस क्लास है, उसके बाद वो किस में आई, डिराइव्ड में आई, उसके बाद वही बेस क्लास डिराइव्ड 2 के अंदर भी आ गई, है ना। मल्टी लेवल में क्या होता है, एक बेस क्लास है जो कि डिराइव्ड में आई, है ना, और फिर ये जो डिराइव्ड है ये जो डिराइव्ड 1 है ये डिराइव्ड 2 के अंदर आ गई बेसिकली, है ना। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर, ओके। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल लिख सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टीपल, हायरार्चिकल और मल्टी लेवल, ठीक है। अगर आपको सिंपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देना है तो बेसिकली अगर आपको इनहेरिटेंस का आपने ना अगर 20% भी आपने वीडियो देख ली तो आपको इनहेरिटेंस का बेसिक कोड तो 100% लिखने आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हमें डिफाइन करना है फंक्शन पॉइंटर्स को, तो गिव इट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन, रेफरेंसिंग एंड डीरेफरेंसिंग, ठीक है। आपको पता है डीरेफरेंस पॉइंटर क्या होता है, वो जो एस्टरिस्क हम पॉइंटर से पहले यूज कर रहे होते हैं वो होता है ना, और हमें प्रोग्राम लिखना है। अब देखो फंक्शन पॉइंटर सब बहुत इजी लैंग्वेज में समझो। पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स एक वेरिएबल होता है जो कि हमारे दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है। वैसे ही फंक्शन पॉइंटर क्या होगा, फंक्शन पॉइंटर एक पॉइंटर होगा जो कि एक फंक्शन के मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा बेसिकली, है ना। अभी अगर हमें उसका सिंटैक्स देखना है तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या, एस्टरिस्क फंक्शन पॉइंटर एंड जो भी पैरामीटर टाइप उसके अंदर होगा वो। अभी आपको समझने की जरूरत है रेफरेंसिंग और डीरेफरेंसिंग। तो रेफरेंसिंग सिंपल हम असाइन करते हैं, जैसे कि एड्रेस हमें असाइन करना है फंक्शन का, तो हम बेसिकली कैसे फंक्शन पॉइंटर इज इक्वल टू फंक्शन नेम व्हाटएवर बी द पैरामीटर, ऐसे हम असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डीरेफरेंसिंग का यूज करेंगे तो हमें डीरेफरेंस पॉइंटर का यूज करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू व्हिच इज स्टोर्ड इन द पॉइंटर डेटा टाइप। समझ में आ गया। तो इसके लिए हम एस्टरिस्क फंक्शन पॉइंटर को यूज करते हैं। तो अगर बेसिक हम जैसे असाइन करते हैं वैल्यूज फंक्शन पॉइंटर इक्वल टू दिस, तो ये होता है रेफरेंसिंग, और ये अगर हम एस्टरिस्क यूज कर लेते हैं तो वो हो जाता है डीरेफरेंसिंग, ठीक है। आप चाहो तो ये एक कोड देख सकते हो, सिंपल कोड है फॉर दैट, ठीक है। तो देखो ये सब मैंने बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, सो यू कैन जस्ट फॉलो दैट पासिंग, ओके। तो चलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स ऑल गाइस, 2023 का एक पेपर हमने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेपर, ओके। आई डोंट हैव टू वेस्ट योर गाइस टाइम। सो देखो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड है, तो वी विल स्किप देम, आई विल जस्ट शो यू व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो एक बार मैं बताऊं, मैंने इस वीडियो को एक बार रिकॉर्ड कर लिया था अभी ओनली, एंड पता नहीं मेरे सिस्टम में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने 30 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड कर ली एंड जस्ट 5 मिनट्स की सेव हो पाई। अगेन आई एम रिकॉर्डिंग दैट थिंग, तो प्लीज कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा फास्ट में जा रही हूँ, ओके।
चलो यहाँ पर यूज दिस पॉइंटर का है, तो ये हमने देख लिया था क्वेश्चन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू डिफाइन मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। तो मेंबर फंक्शंस डिफाइन करने के लिए सो लेट मी शो यू। देखो वेट ओके देखो इसमें भी मैं लास्ट पे आ गई हूँ क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था एंड नाउ आई हैव टू डू इट अगेन। तो चलिए कोई बात नहीं, आपका पेपर है, वी हैव टू डू दैट। इनसाइड फंक्शन देखो, मेंबर फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड क्लास हम डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया? इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास। तो हमें पता है फंक्शन अगर इनसाइड क्लास डिक्लेयर करना है तो उसके अंदर बेसिक जैसे हम करते हैं, लाइक यहाँ पर हमने रोल नंबर को क्या करवा दिया, सिंपल वो फंक्शन जो है यहाँ पर लिख दिया एंड उसको बाहर कॉल करवा लिया। लेकिन आउटसाइड क्लास को में कैसे करेंगे, तो हमें सिर्फ डिक्लेयर करना होता है इनसाइड और उसको डिफाइन करना होता है आउटसाइड। तो डिफाइन करते वक्त हम क्या करते हैं, जो वॉइड यूज करते हैं और जो हमारी क्लास का नाम है जो कि स्टूडेंट है, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन और फिर उस फंक्शन का नाम लिख के एंड जो भी वैल्यू और द स्टफ वी वांट इन दैट वी डू। ओके, सो दैट वाज द डिफरेंट वेज। सिर्फ दो वेज है हमारी मेंबर फंक्शंस को क्लास में डिक्लेयर करवाने का। एंड देखो यहाँ पर इनलाइन फंक्शन को हमें देखना है, तो बेसिक सेकंड क्वेश्चन आपका इनलाइन फंक्शन का है। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप करते हो ना सारे फंक्शन को डिफाइन वैसे ही करना है, बस इनलाइन आपको पहले डाल देना है। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि यहाँ पर क्या करता है हमारा कंपाइलर, डायरेक्टली फंक्शन कॉल जब हम करते हैं तो डायरेक्टली उस फंक्शन जो हमने ऊपर इनलाइन फंक्शन कॉल किया है ना उसके एक्चुअल कोड को ही रन करता है। इसके वजह से ज्यादा एरर आने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो फास्टर एग्जीक्यूशन भी होता है। तो सिंपल आप इसको याद रखना कि जो भी हम जैसे सिंपली हम करते हैं ना उस फंक्शन को हमें डिफाइन करना है, वैसे ही सारी वैल्यूज लिखनी है, जस्ट उससे पहले इनलाइन डाल देना है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ट्राइंगल का हमें क्या करना है, यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेसिक है, एरिया फाइंड आउट कर लिया हमने फॉर्मूला डाल के एंड यहाँ पर बेस और हाइट को इनपुट ले लिया एंड सिंपल फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे कंपेयर प्रोसीजरल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख ही लिया था लास्ट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर एंड रेफरेंस, ठीक है। तो पॉइंटर और रेफरेंस के बीच में देखो, बेसिकली पॉइंटर के लिए हम इस डी रेफरेंस पॉइंटर का ऑपरेटर का यूज करते हैं एस्टरिस्क का, एंड यहाँ पर हम एम्परसेंड का यूज कर रहे होते हैं रेफरेंस में। पॉइंटर को हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं, रेफरेंस को हम इनिशियलाइज करते हैं। पॉइंटर के अंदर हम वैल्यू नल पॉइंटर भी दे सकते हैं या उसकी वैल्यू नल भी हो सकती है, लेकिन रेफरेंस की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती, ठीक है। पॉइंटर कैन पॉइंट टू डिफरेंट वेरिएबल्स एंड दिस कैन नॉट बी चेंज्ड वन सेट, यानी कि एक बार जिसको पॉइंट कर रहा है बस उसी को पॉइंट करेगा रेफरेंस, बाकी किसी को डिफरेंट वेरिएबल्स को पॉइंट नहीं कर सकता। देन पॉइंटर के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर का टू एक्सेस वैल्यू, एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सेस कर रहे होते हैं वैल्यू को। यहाँ पर पॉइंटर में इट स्टोर्स मेमोरी एड्रेस, ऑफ कोर्स पॉइंटर का काम ही वो होता है, एंड यहाँ पर ये एक अलायस की तरह एक्ट करता है। एंड यहाँ पर हम इंक्रीमेंटेशन यानी कि ऐसी अरिथमेटिक चीजों को सपोर्ट करते हैं पॉइंटर में, लेकिन रेफरेंस के अंदर नहीं, क्योंकि वो सब कुछ अलाउड नहीं है। एंड दिस हैज मोर कंट्रोल एंड दिस हैज लेस कंट्रोल। तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉइंटर एंड रेफरेंस। ओके, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं दूसरा क्या है, वी हैव टू राइट अ C++ कोड, बेसिक कोड है, ठीक है। डिफाइन करना है क्लास और डिक्लेयर करना है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कोड कैसा दिखेगा। तो आपको सिंपल एक क्लास क्रिएट करनी है, लेट्स से नेम और रोल नंबर उसके अंदर हमने दे दिया एंड सिंपल डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। मेन फंक्शन में हम उसको कॉल करेंगे, आपको एरे बनाना है तो आप मोर देन वन ही लेना ऑब्जेक्ट्स को, एंड आप उसके अंदर नेम और रोल नंबर दे सकते हो इतने इंडेक्सेस के ऊपर, एंड आपको जब डिस्प्ले करवाना है तो फॉर लूप लगाना होगा एंड आप डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज वेरी सिंपल कोड फॉर दैट। ओके, देन यहाँ पर आप देखोगे तो डिस्कस द रोल ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जो अभी हमने डिस्कस किया इनहेरिटेंस के अंदर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब वॉइड और नल पॉइंटर, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको मेरे वीडियो से देख लेना, अदरवाइज यहाँ पर मैंने रखा हुआ है व्हाई इट इज नॉट मूविंग फर्दर, ठीक है। एक्सप्लेन द वॉइड एंड नल पॉइंटर। तो वॉइड पॉइंटर क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर दैट कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप बट कैन नॉट बी डी रेफरेंस डायरेक्टली। तो उसकी ये मतलब स्पेशलिटी है कि हम उसको डी रेफरेंस नहीं कर सकते, तो उसको हमें पहले डी रेफरेंस करना पड़ेगा क्योंकि उसको डायरेक्टली हम नहीं कर सकते गाइस। तो वॉइड पॉइंटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, देखो ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका और भी ज्यादा सिंपल कोड है मेरे, आप देख लोगे तो अगर मैं आप वन शॉट में, तो पॉइंटर का थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट जाके वॉइड पॉइंटर और नल पॉइंटर तो 100% देख लेना, तो आपको जो कोड है वो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली उसको डी रेफरेंस कर रहे हैं पहले कास्ट करने के बाद, है ना, कास्ट करके डी रेफरेंस कर रहे हैं ताकि फिर उसको हम डी रेफरेंस बेसिकली कर पाए। नल पॉइंटर कुछ भी नहीं है, जस्ट हम पॉइंटर के अंदर क्या कर रहे हैं, नल पॉइंटर यानी कि नल वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड वही उसको हम इफ करके हम प्रिंट करवा सकते हैं कि यहाँ अगर नल पॉइंटर है तो नल पॉइंटर प्रिंट करवा दो बेसिकली, सो वी कैन डू लाइक दैट, ठीक है। तो बहुत ईजी है वॉइड पॉइंटर और नल पॉइंटर, बहुत ज्यादा सिंपल है। देन हमें C++ प्रोग्राम लिखना
करना है टू डिमॉन्स्ट्रेट पॉइंटर्स टू बेस एंड डिराइव्ड क्लास। तो बेस और डिराइव्ड क्लास के अंदर हम पॉइंटर्स का यूज कैसे करेंगे, ये डिफरेंस है, इफ यू वांट यू कैन टेक इट। तो यहाँ पर देखो बेस क्लास एक क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन है, और डिराइव्ड क्लास हमने क्या किया, वापस से एक डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया, ओवरराइड किया है उसको। बेसिकली हमें पॉइंटर्स का यूज करना है। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का सेम लेने का मतलब यही था, क्योंकि हमें क्या करना है, एक बार में हम बेस क्लास का पॉइंटर यूज करेंगे और एक बार में हम डिराइव्ड का यूज करेंगे, और दोनों भी डिस्प्ले में हमें अलग वैल्यूज दिखेंगे। तो उसके लिए हमें पॉइंटर का यूज करना होगा, एंड बेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एंड देन पॉइंटर का जो एम्परसेंड यानी कि उसके एड्रेस को हम स्टोर करवाएंगे पॉइंटर में, एंड देन पॉइंटर को डिस्प्ले करेंगे। तो अगर बेस ऑब्जेक्ट का इसके अंदर एड्रेस स्टोर है तो डिस्प्ले में हमें क्या मिलेगा, हमें बेस क्लास डिस्प्ले मिलेगा। और यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, डिराइव्ड क्लास डिराइव्ड ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं पॉइंटर में। तो अगर अब हम डिस्प्ले करवाएंगे तो हमें डिराइव्ड क्लास डिस्प्ले ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब कोड्स मैंने आपको अच्छे से करवाए हुए हैं। नाउ हियर explain friend function, okay, explain friend function and how are arrays represented using pointers, ये दो देखते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस तो आप कर लोगे, मैंने आपको इमेज दे दी है, तो बेसिकली आपको सिर्फ कोड करना है उसका, कितना सिंपल है, क्लास और डिराइव्ड का है। तो फ्रेंड फंक्शन का मैं आपको बता देती हूँ और एरेज का मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली फ्रेंड फंक्शन के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे फनी वे में बताया हुआ है। क्लास और डिराइव्ड क्लास होती है। तो क्लास के अंदर सपोज आपकी जो बेस क्लास है उसमें प्राइवेट मेंबर्स हैं या प्रोटेक्टेड मेंबर्स है से, तो प्राइवेट अगर मेंबर्स है तो वो आउटसाइड ऑफ क्लास तो इनहेरिट हो नहीं सकते। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पब्लिक के अंदर एक फ्रेंड क्लास को बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो ये एक प्राइवेट मेंबर है, यहाँ पर पब्लिक में हमने एक फ्रेंड क्लास बना दी है। तो क्लास के अंदर तो हम उस प्राइवेट का यूज कर ही सकते हैं ना, तो उसके जो ये प्राइवेट मेंबर है उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन में। एंड देन उस फ्रेंड फंक्शन को हमने बाहर डिफाइन कर दिया। तो जब हम उसको बाहर डिफाइन करेंगे तो बेसिकली हम उस लेंथ को एक्सेस कर पाएंगे, यानी बेसिकली हम उसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो उसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, इसीलिए फ्रेंड फंक्शन का यूज होता है। इफ यू रन दिस कोड यू विल गेट लेंथ इज इक्वल टू 5, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है ये तो। हमें एरेज को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग पॉइंटर्स। तो बहुत सिंपल है, आपने एरे डिफाइन किया है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस एरे को पॉइंटर जो है उसको उसके अंदर लिखना। देखो बेसिकली ये आइडिया याद रखो, जो पॉइंटर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, हमारे जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो उसके पॉइंटर में स्टोर होता है, हमेशा याद रखो। जैसे कि अगर हम एड्रेस स्टोर करवाएंगे ना इस पर्टिकुलर एरे का, तो इस एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही इसका एड्रेस होगा, ठीक है, पॉइंटर के अंदर। तो इसी का फायदा हम यहाँ पर उठाते हैं। लाइक एस्टरिस्क पॉइंटर अगर हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो रहा होगा, दैट इज 10। वही एस्टरिस्क पॉइंटर +1 करेंगे तो सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा, एस्टरिस्क पॉइंटर +2 करेंगे तो थर्ड एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो रहा होगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसके पीछे का लॉजिक यही है कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे है वो हमारे पॉइंटर के अंदर स्टोर होना होता है। समझ में आ गया? सो दैट्स इट। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे हाइब्रिड इनहेरिटेंस का है, तो वो आप हमेशा कर ले, मतलब इमेज जो है मैंने आपको अभी दिखाई यहाँ पे ये वाली। तो देखो यहाँ पर आपकी एक बेस क्लास है, वो दोनों डिराइव्ड क्लास के अंदर है, वो दोनों डिराइव्ड क्लास आप बेस क्लास में दिखा सकते हो। बेसिकली आपको इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू कैन शो। एंड अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करने बोला है एंड बेसिकली C++ एग्जाम्पल है तो आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा। चलो दैट्स इट फॉर द डे। एंड 2023 के पूरे पेपर्स हमारे हो गए, ठीक है, दोनों भी पेपर्स हमने कर लिए। एंड देखो इनमें से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो रहे होंगे, तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारा दिस पॉइंटर का क्वेश्चन आता है। देन आपको देखो हमेशा आपको प्रोग्राम तो आएगा ही, किसका प्रोग्राम, आपको C++ कोड किसी का भी, या देखो कौन सा एक्सपेक्टेड है, क्लास और ऑब्जेक्ट का तो एक्सपेक्टेड है ही। क्यों एक्सपेक्टेड है गाइस, क्योंकि देखो क्लास और ऑब्जेक्ट यही मेन है, फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने यही सीखा है, तो यही इसी का आपको कोड आएगा। और बाकी अगर देख लें तो हमारे पास सिंपल इनहेरिटेंस के कोड एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ज्यादातर पॉइंटर्स के कोड हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं दिख रहा है, हमें सिंपल उनकी थ्योरी एक्सपेक्टेड है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप चलना, ठीक है, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपकी ये डिफरेंस हो जाती है ओओपी की और प्रोसीजरल की, आपका और क्या हो जाता है। दूसरा पेपर भी देख लेते हैं, उसमें से भी इंपॉर्टेंट हम निकाल लेंगे बेसिकली। तो ये वाला पेपर हमने देखा था, तो थोड़े से इसके अंदर ज्यादा लग रहे हैं मुझे, तो बेसिकली हम देख लेते हैं इसको ज्यादा। तो दिस वाज द पेपर एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इज ओके। चलो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन एंड कैप्सुलेशन का डिफरेंस, तो बेसिकली आप एक बार सारे ओओपी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेना, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड कैप्सुलेशन, जैसे कि मैंने एक 1 गो में पढ़ा हुआ है, एक पार्ट 4 है आई थिंक सो ऑल ओओपी कॉन्सेप्ट्स की, तो वो वीडियो आप देख सकते हो एंड उसके अंदर सारे आपके ये क्लियर हो जाएंगे। एंड एक्सेस स्पेसिफायर्स को आपको अलग करना है और उन्हीं को इनहेरिटेंस के अंदर आपको अलग समझना है, ठीक है। वो दोनों भी इस वीडियो से आप समझ जाओगे आई थिंक।
एंड मेथड आपका फंक्शन ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बाकी सब देखो इजी है, बाकी पॉइंटर्स में से भी बेसिक ही आ रहे हैं, लाइक फंक्शन पॉइंटर्स क्या होते हैं, है ना, या फिर पॉइंटर्स को हम एरे यूज करते हैं, लाइक एरे बनाने के लिए हम जब पॉइंटर्स का यूज करते हैं तो कैसे एक्सेस करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस है, जस्ट डू स्टडी, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड अभी करना स्टार्ट कर दूंगी एंड आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो सब मिल जाएंगे, तो इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड येट तो प्लीज गो एंड ज्वाइन दैट, ठीक है। तो चलिए अब मैं फाइनली इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, 2 बार वीडियो बन चुकी है इसीलिए आई थिंक आपको थोड़ी सी लेट मिल जाएगी है, चलिए कोई बात नहीं, पेपर से तो पहले ही मिल रही है, हम रात भर पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, वन शॉट आप देख लोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आई विल प्रेफर कि आप वन शॉट देखो, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज इस कमेंट सेक्शन के नीचे आप मुझे डाल सकते हो, आई विल रिप्लाई यू। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।